एक और डेवलपमेंट हुआ है आज, और वो है रिलीज ऑफ अर्नब गोस्वामी। अब मैंने पहले भी कहा था कि अर्नब गोस्वामी जो हैं उनको इलीगली बंद किया गया है। ये बात दूसरी है कि वो चिल्लाता बहुत है टेलीविजन पे, और क्वेश्चन बहुत करता है। लोगों को बुला के, जो पैनलिस्ट होते हैं उनको बोलने कम देता है, खुद बोल रहा होता है। तो वो दूसरी एक बात सर्टेनली वो है, तो उसके लिए आप गलत केस में फंसा के उसको परेशान कीजिएगा। आई मीन अगर ऐसा होने लगे तब तो हर कोई एक दूसरे को ऐसे ही केस में फंसा के और बोलेगा आप तू चुप हो जा। जो पावरफुल होगा वो यही करेगा। तो बिहार में एक तरफ से जंगल राज को लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से भारत में पूरा जंगल राज लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो थोड़ा सा तो सीखना चाहिए कि भाई अब जो समय है वो पुराना वाला नहीं है कि आपको जो मन में आए वो कर दीजिएगा जस्ट बिकॉज यू आर इन पावर। ऐसा नहीं होता है दोस्त। अगर अर्नब गोस्वामी कुछ गलत कर रहा है तो कानून है सामने में। कानून को बोलिए कि वो उसका टीवी चैनल बंद कर दीजिए, उसका ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन बंद कर दीजिए, बट इट हैज टू गो थ्रू सर्टेन प्रोसीजर। सरकार को जुडिशियरी नहीं बन सकता ना। अगर ऐसा हो जाए तब तो भारत में जो इतना बड़ा डेमोक्रेसी है, जो इतने दिनों से जिंदा है और बार बार एग्जाम्पल देता है एक मैच्योर डेमोक्रेसी का, अमेरिका में दंगे हो रहे हैं और बिहार में इतना स्मूथली इलेक्शन हो गया, पता भी नहीं चला, न्यूज भी नहीं बनने दिया। कैन यू इमेजिन? ये है हमारे डेमोक्रेसी का रियलिटी। अब उस डेमोक्रेसी को आप अगर इस तरह से ताक पे रख के, जब मन में आया कभी कंगना रावत का घर तोड़ रहे हैं, कभी अर्नब गोस्वामी को जेल में बंद कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी को जेल में बंद कर कीजिए जरूर, अगर उसने गलती की है तो ही मस्ट बी पनिश्ड। लेकिन मेरा अपना एक जो लीगल नॉलेज है एज ए लॉयर, एज एन एडवोकेट, मैं आपको ये बता सकता हूं कि एक टर्म है भारत के संविधान में, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडियन पेनल कोड में भी है, जिसका नाम है अबेटमेंट। सेक्शन 107 पढ़िए और सेक्शन 306 का रेफरेंस लीजिए। अबेटमेंट का मतलब होता है डायरेक्ट आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी क्राइम में, और अबेटमेंट टू सुसाइड का सेक्शन 306 में आता है कि उसमें आप अगर किसी बंदे को इंस्टिगेट करते हैं, प्रॉम्प्ट करते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं उसके फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाने में, एंड उसको मोटिवेट करते हैं कि तू मर जा, सुसाइड कर ले, तेरी जिंदगी में कुछ अब होने वाला नहीं है, इस तरह का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसको अबेटमेंट बोलते हैं। और अर्नब गोस्वामी और जिस बंदे का रेफरेंस आ रहा है बार बार कि उसने पैसे नहीं दिए उसको, अगर अर्नब गोस्वामी और उसके बीच में ये करार हो रखा है कि भाई तू एक काम करेगा जिसका कॉस्ट है मान लीजिए 5 करोड़ रुपया, और 10% उसका अमाउंट, जनरली एक कॉन्ट्रैक्ट में होता है, आपका सिक्योरिटी मनी होगा, कॉशन मनी होगा, डिपॉजिट होगा, जो कि आपको वापस किया जाएगा तब जब आप सक्सेसफुली हमारे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। और गलती से उसने कोई भी कारणवश अगर उसने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर नहीं किया, तो उस पर्टिकुलर बंदे जिसने सर्विस लिया है, उसके पास पूरा राइट होता है आपके उस पैसे को ब्लॉक करने का, तब तक जब तक आपने उसका काम पूरा ना किया। अब ये सारे डिटेल को समझे बिना आपने उस केस को तो पहले ही क्लोज कर दिया था। वैसे ये चीज जो भी हुई है अभी, ये उसी समय होनी चाहिए थी 2018 में। अब मान लीजिए फॉर सम रीजन उस समय उस बंदे को जस्टिस ना मिला और जस्टिस आप देना चाहते हैं तो उसका एक प्रोसीजर है। लेकिन क्या आप सचमुच में उस एग्रीव्ड फैमिली को हेल्प करना चाहते थे? क्या सचमुच में आप उसको जस्टिस देना चाहते थे? क्वेश्चन यहां पे उठता है, इंटेंशन। तो
लॉ में दो चीज बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी बंदे को क्रिमिनल्स बनाने के लिए। पहला जरूरी होता है इंटेंशन, दूसरा जरूरी होता है रिजल्ट, पर्पस, उसको क्या मिला, लाभ क्या मिला। और क्या डायरेक्टली अर्नब गोस्वामी और उसकी कंपनी उसमें इन्वॉल्व थी, या उसका मैनेजर इन्वॉल्व था, या उसके टीम में इन्वॉल्व थे। ऑल्दो अकाउंटेबिलिटी मैनेजिंग डायरेक्टर पे आएगी या मालिक पे आएगी, लेकिन बहुत सारे सीरीज ऑफ उसमें इफ एंड बट्स होते हैं। एंड इसको बिना समझे हुए इमोशनली चार्ज होके कि अर्नब गाली देता है, चलो इसको जेल में बंद कर दो। मेरे भाई, तू भी कल गाली देगा अगर किसी को, तेरे को भी, तेरे साथ यही होगा। और बिना मतलब का तुमको ऐसे जेल में बंद कर दिया जाएगा कि तुमको पता भी ना चलेगा कि तेरा साथ जिंदगी में क्या हुआ। आप इमेजिन कीजिए, अर्नब गोस्वामी बहुत ही कनेक्टेड बंदा है, पैसे भी हैं उसके पास, एंड उसके पास विल है, पावर है, लीगल नॉलेज भी है। सब कुछ होते हुए कोई एक सरकार जो अपने आप को मसीहा समझने लगी है एक पर्टिकुलर स्टेट की, एक तो नेते, छुट भैये नेते बोलिए उनको, कहां हमारे बाला साहब ठाकरे थे जिन्होंने गरीबी को देखा और गरीब के लिए मरते थे, और कहां ये एक ऐसा नेता है जो उनके बनाए हुए लीगेसी को संभालने तक के पोजीशन में नहीं है, जो बार बार इंडिकेट कर रहा है कि मैं वो एक बंदर हूं जिसके हाथ में नारियल दे दोगे तो क्या होगा। वो इंडिविजुअल कभी कंगना रावत के घर को तोड़ता है, कभी कर्नब गोस्वामी को धमकी देता है। ऐसे बहुत सारे धमकियां मिलती होंगी। तो जैसे बिहार में जंगल राज था लालू जी के समय में, वैसा ही कुछ जंगल राज आजकल महाराष्ट्र में आ रहा है। तो ये मराठी मानुस जो कि कभी प्राउड हुआ करता था अपने बाला साहब जी के समय में, अब वो मराठी मानुस जो है बिहार के नक्शे कदम पे चल रहा है, लालू जी के रिजीम वाले कदम पे। अब बिहार में लालू जी का रिजीम आते आते, उसके बेटे का रिजीम आते आते रह गया, और बिहार के लोग समझदार थे तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तेजस्वी यादव को। लेकिन बिहार के लोग तो लोभ पे भी नहीं गए, दिल्ली वाले को तो केजरी ने बेवकूफ भी बना दिया। इतने समझदार हैं दिल्ली के लोग, समझिए। और वो उससे भी ज्यादा समझदार हैं महाराष्ट्र के लोग। मराठी मानुस करते करते अब ऐसा मानुस आ गया है वहां पे कि आप 2 लाइन बोलिएगा आपको जेल में बंद कर देगा। ऐसे ही एक बार फेसबुक पे किसी ने कांग्रेसी नेता के खिलाफ में कुछ कहा था, HRD मिनिस्टर थे उस समय सिब्बल साहब शायद, और उसको जेल में बंद कर दिया गया था। तो कांग्रेस और अलाइज जो है इनके, वो ये सब फॉर्मूला बहुत पहले से चला रखा है उन्होंने। तो ऐसे फॉर्मूले पर आप चलिएगा, और अगर उसको कोई ऑब्जेक्ट करेगा, कोई क्वेश्चन करेगा, आप इमेजिन कीजिए अर्नब गोस्वामी जो क्वेश्चन करता है, अगर वो इलीगल होता तो उसको 2 मिनट के अंदर में बंद कर दिया जाता उस समय इंस्टेंटली। दैट इज फ्रीडम ऑफ प्रेस मैन। और हाँ, ये मानता हूं कि उसके तरीके कुछ गलत हैं, कभी कभी वो ओवर आउटरीच कर जाता है, लेकिन ये काम अर्नब गोस्वामी जो कर रहा है ये हमारा और आपका था, दैट दिस फेलो इज डूइंग। क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम सरकार के हर उस ओवर एक्सपेंडिंग को या और नॉनसेंस जो सरकार करती है उसको हम क्वेश्चन करें, बट वी डोंट डू दैट। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी बिहाफ पे कोई तीसरा बंदा अर्नब टाइप जाके हल्ला करेगा और जेल जाएगा और मारपीट खाएगा और लाजूते खाएगा, एंड उसके बाद ह्यूमिलिएशन फेस करेगा। उसके बाद हम आके डाइसेक्शन करेंगे और यहाँ पे एनालिसिस करेंगे कि अर्नब गोस्वामी ने गलती की और गलती नहीं की। ये काम हमारा आपका है। भारत को अर्नब गोस्वामी जैसे हजारों संख्या में लोगों की जरूरत है। हर एमपी पे कम से कम 10,000 ऐसे लोग होने चाहिए जो एमपी से हिसाब लें हर वीक में कि तू कर क्या रहा है। तुमको हमने इलेक्ट करके भेजा है और तुम हमारे बदले में पार्लियामेंट में जाके कर क्या रहे हो। पैसा जो मिला है उसका क्या हुआ, एक एक हिसाब लेना चाहिए, एक एक हर मिनट का हिसाब लेना चाहिए, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट है और उसको सैलरी मिलती है हमारे टैक्स पेयर्स के मनी से। एमपी हो, एमएलए हो, मुखिया हो, सरपंच हो, या ये निगम पार्षद वगैरह हो, जितने भी नेता हैं इन सब को अकाउंटेबल बनाइए।
अगर अर्नब गोस्वामी के किसी ओमिशन से अगर किसी को घाटा पहुंचा है तो कंपनसेशन मिलना चाहिए उसको सर्टेनली, बट उसके लिए लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स होते हैं, वो एग्रीमेंट के हिसाब से जो भी उसका कंपनसेशन ड्यू होगा उसको मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिला है तो उसको जो भी पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन केस मामला सॉल्व हो गया, आप उसको ओपन कीजिए, उसको हाई कोर्ट में जाके चैलेंज कीजिए। आप शरद पवार जी इंडिकेशन देते हैं वो उस लेडी के साथ स्माइल करके फोटो खिंचा रहे हैं और वो इतनी हो रखी है, इतनी ज्यादा एक्साइटेड है, उनके चेहरे पे देखिएगा, चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे वो फरियाद करने नहीं गई हैं वहां पे वो गई हैं फोटो खिंचाने के लिए, फोटो सेशन कराने के लिए। अब ऐसा दुख अगर हो पति के मरने के बाद तो जस्टिस कौन देगा उसको, बताइए। हाँ, मैं नहीं बोलता हूं उसका, she has full right to roam around and go to beer bars and go to Dubai and take snaps etc. and she may not be unhappy about her husband's death, but ये बहुत कुछ इंडिकेट कर रहा होता है कि उसका हस्बैंड किस तरीके से सप्रेस किया गया होगा, जिसके कारण से वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड था। और वही चीज आज जजमेंट में मेन मुद्दा लगाया है कि हाई कोर्ट ने एरर किया है बाय नॉट ग्रांटिंग बेल टू अर्नब गोस्वामी। जो आईपीसी 306 है उसका मिसयूज किया गया है। अबेटमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप मरते समय कुछ भी किसी के बारे में लिख दीजिए और वो बंदा जेल चला जाए। ऐसी स्थिति में अगर इफ दैट इज द फॉर्मूला, तो महाराष्ट्र में इतने किसान मरे तो महाराष्ट्र का उस समय जो सीएम था, महाराष्ट्र का जो मिनिस्टर था, महाराष्ट्र का जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर था, या जो इरिगेशन मिनिस्टर था, या जो लोन सैंक्शन करने वाली मिनिस्ट्री थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, सबको अकाउंटेबल बना के जेल में बंद कर देना चाहिए था। उस हिसाब से भारत में जितने लाखों लोग गरीबी की हालत में मरे, उस गरीबी का अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? प्राइम मिनिस्टर। तो जितने भी प्राइम मिनिस्टर भारत के बने सबको जेल में बंद कर देना चाहिए था, उन पे केस चलाना चाहिए था। अरे भाई, आप मध्य प्रदेश में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ, उसमें इतने सारे लोग मरे और जो अकाउंटेबल बंदा था उसको शरद पवार जी ने एरोप्लेन से उसको बाहर भागने में मदद कर दी और भगा के ले गए उसको। और वही शरद पवार जी आज अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं भाई मेरे दोस्तों? ये भारत के अंदर का ये जो कीड़ा है, जिसको हम वीआईपी ट्रीटमेंट देने वाला बात करते हैं किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एमएलए को, या कोई भी, वो कोई वीआईपी नहीं है, वो हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव है एंड वो हमारे लिए अकाउंटेबल है। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी शुड गो एंड क्वेश्चन देम। और अगर अकर दिखाए तो वैसे ही करना चाहिए जैसे अर्नब गोस्वामी करता है। मेरे ख्याल से अगर अकर दिखाए कोई बंदा, खास के तब जब पब्लिक फंडिंग के पे जी रहा हो वो बंदा, तो ऐसे बंदे को 1000 अर्नब गोस्वामी चाहिए। तो हम इंपल्सिव हो जाते हैं ये सोच के कि अरे ये गोदी मीडिया है और ये वो मीडिया। अगर वो गोदी मीडिया होता तो अर्नब गोस्वामी को बहुत जल्दी पहले ही सेंटर के तरफ से प्रोटेक्शन दे दिया जाता, जेट सिक्योरिटी का। अर्नब गोस्वामी या कोई भी जो प्रेस का जो बंदा है, रिस्पॉन्सिबल बंदा है, वो इंक्लिनेशन सर्टेनली, आप ह्यूमन बीइंग है, आप किसी का इंक्लिनेशन नहीं रोक सकते हैं। कोई राइट विंग माइंड का होता है, कोई लेफ्ट विंग माइंड का होता है, बट एटलीस्ट लॉजिकल बात तो करना चाहिए ना। मैं लेफ्ट राइट की बात नहीं कर रहा हूं। एवरीबडी हैज फुल राइट, और उसका पूरा एक अपोजिशन का भी एक इंपॉर्टेंस होता है डेमोक्रेसी में, और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना चाहिए, ना कि ये छुट भइये टुच्चापनी करने वाला डेमोक्रेसी। डू यू फील इस तरह का अपोजिशन से हमारा जो 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 कानून है, या हमारी जो व्यवस्था है, या हमारा जो भारत है, वो ग्रो करेगा इस तरह का इररिस्पॉन्सिबल अपोजिशन से? आप केजरीवाल को देखिए, वो फंड नहीं दे रहा है एमसीडी को। आप जहां जहां बीजेपी की सरकार है, एंटी बीजेपी सरकार है, वहां पे सेंटर के साथ उनका कोऑर्डिनेशन सही नहीं हो रहा। तो जब आप सरकार में चारों तरफ, इसका मतलब क्या? आपके बाप का राज है कि आपको जब मन में आएगा आप वही करोगे? और आपको अगर जनता ने बाहर हटा दिया तो जनता के मैंडेट को क्यों नहीं मानोगे आप?
ऐसा नहीं होता मेरे दोस्तों। भारत एक बहुत ही वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। आप इमेजिन कीजिए, अभी इलेक्शन अमेरिका में हुआ है और वहां पे वायलेंस हुए हैं। ऑन द अदर हैंड भारत में कितने जगहों पे इलेक्शंस हुए हैं, बाई इलेक्शंस भी हुए हैं, बिहार में, मध्य प्रदेश में और नॉर्थ ईस्ट में भी हुए हैं। लेकिन कंपेरेबल अगर आप देखिएगा तो भारत एक बहुत ही मैच्योर डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि ये जो बेवकूफ़ी वाला हरकत जो कर रहे हैं कुछ नेता लोग, ये ओछी हरकत है। और अगर आप सचमुच में पनिशमेंट देना चाहते हैं किसी कल्प्रिट को, तो उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन, फास्ट स्पीडी ट्रायल के अंदर लाइए और स्पेशल कोर्ट बैठाइए एंड डू द जस्टिस। लेकिन वो नहीं करके आप सेलेक्टेड लोगों को ही टारगेट करते हैं, तो भाई भारत की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। अभी देख लिया ना आपने अर्णव गोस्वामी, जिसको कि लोग बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बोलना शुरू कर दिया था उन्होंने। अब आफ्टर दिस एपिसोड व्हेन बीजेपी हैज नॉट एक्टिवली कम फॉरवर्ड, सेंट्रल लीडरशिप बिजी थी अपने एजेंडा को फुलफिल करने में, ऐसी स्थिति में जनरल पब्लिक रोड पे आई है और जनरल पब्लिक ने उसको हीरो बना दिया है। अब वो ऐसा हीरो हो गया है जो पॉलिटिक्स से ऊपर उठ चुका है। अब इसका रिपरकशन आने वाले समय में मीडिया के स्टडीज पे, मीडिया के मित्रों पे जरूर पड़ेगा। और आप सबसे अब मेरा निवेदन है कि इस चीज पे इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। और मैं सोच रहा हूं एक इस पे वेबिनार करने का, होपफुली टुमारो और डे आफ्टर। तो जरूर हमसे रूबरू होइए और हमारे साथ जुड़िए। हमारा एक मंच है, विचारक मंच, जिसके नाम से फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब चैनल भी है और एक वेबसाइट भी है। तो आप प्लीज इस पे जरूर हमसे कनेक्ट होइए। और अगर कुछ क्रिटिकल थिंकिंग वाली बात हो, अगर क्रिटिकल थिंकिंग में नेशनलिज्म है एलिमेंट, तो सोने में सुहागा है। लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग में अगर हिंदू मुस्लिम वाली लड़ाई करने का इरादा अगर आपके पास है, तो आप वेलकम नहीं है। उसके अलावा डेवलपमेंट, पढ़ाई, एजुकेशन, वीकनेसेस हमारे डेमोक्रेसी के अंदर में, हमारे अपने अंदर में, अपने फिजिकल मेंटल बीइंग में अगर कुछ गड़बड़ी है और उसको क्रिटिकली एनालाइज करके हम कुछ इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, तो यू आर वेलकम। अदरवाइज फॉर नॉनसेंस डिस्कशंस, व्हेन आई से नॉनसेंस जिसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, उस पे हम अवॉइड करेंगे। तो आपने समय दिया मित्रों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे फिर से रूबरू होऊंगा मैं डे आफ्टर टुमारो और टुमारो ऑन फेसबुक पेज हमारा विचारक मंच पे। आप सबसे फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर योर टाइम।